बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग फर्स्ट ईयर से अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है किंगडम प्रोकैरियोट। इसको आप लोग मोनरा भी इनको कहते हैं। और अभी जो प्रीवियस चैप्टर था वो क्लासिफिकेशन के ऊपर था। अब हम लोगों ने जो 5 किंगडम्स हैं जो सीक्वेंस में अब हमारे पास आएंगे, पहले हम लोग किंगडम मोनरा पढ़ेंगे या प्रोकैरियोट, उसके बाद फिर हम प्रोटिस्टा की तरफ जाएंगे, फिर हम किंगडम फंजाई की तरफ जाएंगे, फिर किंगडम प्लांटी और देन किंगडम एनिमेलिया। तो ये जो कंसेक्टिव 5 चैप्टर्स हैं ये किंगडम्स के ऊपर हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन, पहली बात तो ये है कि किंगडम प्रोकैरियोट, प्रो का मतलब है बिफोर एंड कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि वो तमाम ऑर्गेनिज़म, वो तमाम जिंदा चीज़ें जिनके सेल के अंदर एक वाज़े न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। और भी फ़र्क है लेकिन अभी बेसिकली ये याद रख लें, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। इनको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोट्स। इस पूरे चैप्टर के अंदर आप लोग सिर्फ प्रोकैरियोट्स के बारे में ही पढ़ेंगे, यानी विदाउट न्यूक्लियस, विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म की स्टडी करते हैं, ऐसे साइंटिस्ट को माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलते हैं। इन्होंने आगे प्रोकैरियोट्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक को कहते हैं आर्कियोबैक्टीरिया और दूसरे को कहते हैं यूबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया जो है इसको एंशिएंट बैक्टीरिया भी कहते हैं। एंशिएंट का मतलब होता है कदीम तरीन। ये आज भी पाए जाते हैं और इनके बारे में माना यह जाता है कि ये जब दुनिया नई बनी थी, जब दुनिया बहुत गर्म थी, अब यह ग्रेजुअली ठंडी हो रही थी, तो उस टाइम के ये बैक्टीरिया हैं। क्योंकि आज भी ये बहुत हाई टेम्परेचर, हाई एंड लो पीएच, यानी बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस पे आज भी ये ज़िंदा रह जाते हैं। अप टू 120 डिग्री सेल्सियस भी ये ज़िंदा रहते हैं। और इसी वजह से माना जाता है, क्योंकि उस ज़माने में भी दुनिया बहुत गर्म थी, क्योंकि वो बिग बैंग जो सूरज से लदा हुआ और ये वगैरह, तो उसकी वजह से माना ये जाता है कि आर्कियोबैक्टीरिया क्योंकि हार्श कंडीशंस आज भी बर्दाश्त कर लेते हैं, इसी वजह से इनको एंशिएंट बैक्टीरिया कहा जाता है। उसके मुकाबले में जो लेटेस्ट वन है वो ट्रू बैक्टीरिया हैं, जिनको हम लोग यू बैक्टीरिया भी कहते हैं। डिस्कवरी के हवाले से एतबार करें, देखें तो माना ये जाता रहा हमेशा से, जैसे आज माना जाता है कि कोई खलाई मखलूक है, अभी तक किसी ने कन्फर्म्ड उसकी रिपोर्ट नहीं दी। उस ज़माने में भी ये लॉन्ग टाइम अगो माना जाता था कि टाइनी ऑर्गेनिज़म होते हैं, लेकिन देखा किसी नहीं था, लेकिन बातें ही थी कि होते हैं, लेकिन कहाँ होते हैं ये नहीं पता। पहली दफ़ा जिस साइंटिस्ट ने ये इनको देखा उनका नाम था एंटोनी वैन लीवनहॉक, जो कि एक डच साइंटिस्ट थे। और इन्होंने कंफर्म किया बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के बारे में कि बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोआ जो यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक, उनके बारे में। कैसे किया? उनके पास एक सिंपल सादा तरीन माइक्रोस्कोप थी, उसमें से वो चीज़ों को देखा करते थे और उनकी ड्राइंग और डिस्क्रिप्शन से लोगों को बताया करते थे। इसी वजह से इन स्मॉल क्रिएचर्स को जो वो देखते थे अपनी माइक्रोस्कोप के नीचे, उन्हें एनिमल क्यूल्स का नाम दिया गया, यानी स्मॉल एनिमल्स, छोटे जानवर। ही ऑब्जर्व्ड, क्या कुछ देखा उन्होंने कभी वो रेन वाटर, कभी बारिश जो है उनका कतरे लेके, उनके पानी लेके उनमें देखते थे, स्लाइवा को देखते थे, वेनिगर को देखते थे, इन्फ्यूजन्स को देखते थे, और उसके अंदर टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं उनको स्टडी किया करते थे। लेकिन इनके काम पे कोई इतनी ख़ास तवज्जो ना दी गई। बाद में फिर एक साइंटिस्ट लुइस पास्चर आए। इनकी बहुत खिदमात हैं बायोलॉजी के लिए। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंफर्म किया जी वाकई माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं। दूसरा, इनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है मेडिसिन के अंदर, वैक्सीन्स बनाने में और माइक्रोबायोलॉजी में, क्योंकि इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी पे, माइक्रो ऑर्गेनिज़म पे बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया। अचीवमेंट्स जो इनकी थी, इन्होंने वैक्सीन्स बनाई, बीमारी एंथ्रेक्स, फाउल कॉलरा एंड रेबीज़। इनका एक प्रोसेस पास्चुराइजेशन, जो कि आप चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ के आ चुके हैं, वो भी इन्हीं का ही बनाया हुआ है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म कुड कॉज डिजीज़, ये पहली एक बात थी कि पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कंफर्म किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म ना सिर्फ होते हैं बल्कि वो दे कैन कॉज डिजीज़, वो बीमारी भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट
उनका नाम था रॉबर्ट कोच, और इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ के बारे में बताया। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता होता है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, आइसोलेटेड रॉड शेप बैक्टीरिया, एक रॉड शेप बैक्टीरिया था और ये निकाला, आइसोलेट का मतलब निकाला, रिट्रीव किया एक शीप में से जो कि एक बीमारी एंथ्रेक्स से मर चुका था, और ना सिर्फ उसको रिट्रीव किया बल्कि उसको स्टडी भी किया। फिर इन्होंने डिस्कवर किया बैक्टीरिया वो जो कि टीबी, ट्यूबरक्लोसिस एंड कॉलरा जो हैज़ा है उनके बैक्टीरिया को भी इन्फेक्टेड पर्सन में से निकाला और उसको स्टडी किया। इनकी और इनके दोस्तों की, को वर्कर्स की टेक्निक थी इनोकुलेशन। इनोकुलेशन का मतलब है कि जर्म्स को किसी जिस्म में, किसी जानवर के जिस्म में दाखिल कैसे करना है, ठीक है। आइसोलेशन, निकालना कैसे है, क्योंकि देखिए हर ऑर्गेनिज्म को निकालने का कुछ ब्लड में होते हैं, कुछ सलाइवा में हो सकते हैं, तो उनको कैसे निकालना है ये तरीका उन्होंने बताया। मीडिया प्रिपरेशन, अब वो जो ऑर्गेनिज्म निकाला है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकाला है, उसको मीडिया कौन सी खुराक दी जाए जिस पे वो ग्रो करे, और जब वो ग्रो करेगा तो साइंटिस्ट को मज़ीद देखना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ प्योर कल्चर, उसको ज़्यादातर उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखना, मेंटेन करना। एंड प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमन फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, और उसको कैसे स्पेसिमन तैयार करना है, कौन सा उसके अंदर फ्लूइड डालना है, कौन सी उसमें डाई डालनी है, कौन सा उसमें कलर डालना है कि उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जा सके। तो ये तमाम टेक्निक्स जो थी वो रॉबर्ट कोच ने दी। इनके जो पॉस्टुलेट्स हैं जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसमें बाकायदा ये बताया जाता है कि हम कैसे साबित करेंगे कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने आइसोलेट किया, निकाला, उसको मीडिया में रखा, डाला, फिर उसको दोबारा इनोकुलेट किया, हम कैसे साबित करेंगे कि यही वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बीमारी पैदा करता है। उसके लिए पहली बात तो उन्होंने ये की, अ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म विद अ स्पेसिफिक डिजीज़। अब देखिए बहुत सी मुर्गियां हैं, उनको फाउल कॉलरा हो गया, इसका मतलब ये है कि एक डिजीज़ है, स्पेसिफिक है, सबको कॉलरा हो गया। इसका मतलब है पहली बात तो ये है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको हर एक के अंदर मिल जाना चाहिए क्योंकि सबको कॉलरा है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कैन बी आइसोलेटेड, फिर उसको उनमें जानवरों में से निकाला भी जा सके। नंबर 3, फिर ना सिर्फ निकाला जा सके बल्कि उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम में ग्रो भी किया जा सके। फिर वैन इनोकुलेट, और जब वो ग्रो हो जाएं फिर उसको हेल्दी जानवर में ट्रांसफ़र करने को क्या कहेंगे, इनोकुलेट, तो वो वही बीमारी पैदा करें जहां से इसको लिया गया था, उसी तरह की ही बीमारी पैदा करें। फिर रिकवर द ऑर्गेनिज्म, और वो जब सेहतमंद में जब हमने इसको दाखिल किया तो जब उसमें से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकालें और उसको भी ग्रो करें, और पहले वाले जो हमारे पास ग्रो हुए हुए थे दोनों को कंपेयर करें, तो अगर वो दोनों सेम हैं तो इसका मतलब है यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप लोगों ने एक्चुअली वही ऑर्गेनिज्म, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकाला है जो एक्चुअल में बीमारी पैदा करता है। पहले बीमार जानवर, उसमें से आइसोलेट, उसको ग्रो किया, ग्रो करने के बाद उसको साइड पर रख दिया, फिर उसमें से क्या लिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिए, हेल्दी में इनोकुलेट कर दिया, हेल्दी भी बीमार हो गया, फिर उसमें से निकाला, फिर उसको आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम में कंपेयर किया और दोनों ग्रोथ मीडियम्स को क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। अब अगर आप राइट हैं तो दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेम होने चाहिए, और इसका मतलब है ये वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बीमारी क्रिएट कर सकता है। तो ये हैं इसके पॉस्टुलेट्स जो कि रॉबर्ट कोच के थे। तो यहाँ पे आपका लेक्चर आज का ख़त्म होता है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।